हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 13 जो कि है आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट, कुल मांग, कुल पूर्ति और संबंधित अवधारणाएं। आज से हम आपका यही चैप्टर चालू करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि हमने पढ़ा था पहले कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई और उससे रिलेटेड टॉपिक्स जो थे वो पढ़े थे, लेकिन इस चैप्टर में हमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो पढ़ना है। मतलब पूरे इकोनॉमी का कुल मांग या टोटल डिमांड, पूरी इकोनॉमी की कुल पूर्ति या एग्रीगेट सप्लाई और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एडी बोलते हैं। कुल मांग होता क्या है वो देख लेते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। In other words, aggregate demand is the total amount spent or the total expenditure by all the sectors of economy on the purchases of goods and services. कुल मांग से आशय एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की मांग या मांगी गई कुल मात्रा से है। कुल मांग को कुल व्यय भी कहा जाता है, क्योंकि व्यय करने से ही मांग उत्पन्न होती है। लोगों के द्वारा किए गया व्यय उत्पादकों के लिए आय होता है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है एक अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी में, एक लेखा वर्ष के अंदर, उनको हम टोटल कर लेते हैं और वो ही हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है बन जाता है, या उसका मतलब एग्रीगेट डिमांड होता है। अगर दूसरे शब्द में बोले तो एग्रीगेट का मतलब है या एग्रीगेट डिमांड का मतलब है उन टोटल अमाउंट का जो खर्च किया जाता है अलग अलग सेक्टर्स जो होती है हमारी इकोनॉमी में उनके द्वारा, और वो खर्चे क्यों करते हैं, ताकि परचेज कर सके गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी खर्चा पूरी इकोनॉमी हमारी जो करती है उसका टोटल हम निकालते हैं और वो खर्चा परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए किया जाता है, तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल जो एक इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है अकाउंटिंग ईयर के अंदर, या कुल पैसा जो हम खर्च करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में, उसको भी हम एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। नेक्स्ट है जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कुल मांग के अंग क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके। तो सबसे पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और लास्ट वाला है नेट एक्सपोर्ट। तो ये जो है वो कंपोनेंट्स है एक एग्रीगेट डिमांड के, और इन्हीं की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड जो है एक इकोनॉमी का या कुल मांग जो है एक अर्थव्यवस्था का, वो कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी मदद से। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शॉर्ट फॉर्म में सी बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, और नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एम। तो हमको अगर एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करना है एक ओपन इकोनॉमी में, तो उसके अंदर उसका फॉर्मूला होता है ए डी इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर हम ये सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक फॉर्मूले में पुट कर दे तो एग्रीगेट डिमांड ओपन इकोनॉमी का कैलकुलेट हो जाएगा। क्लोज्ड इकोनॉमी हो तो उस टाइम पे एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करने का तरीका है ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो एग्रीगेट डिमांड जो है क्लोज्ड इकोनॉमी का निकल जाएगा। तो अब हम इन कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला वाला जो है जो कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या जिसे हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और हिंदी में इसे निजी उपभोग व्यय भी बोलते हैं।
तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इट रिफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड on the purchase of goods and services during a given period of time. It depends upon the level of disposable income of the household, and there is a positive relationship between income and consumption. Higher the income, higher will be the consumption. किसी देश में रहने वाले समस्त परिवार द्वारा व्यक्तिगत उपभोग पर जो कुछ व्यय किया जाता है उसे उस देश का निजी उपभोग व्यय कहा जाता है। निजी उपभोग व्यय में निजी उपभोग मांग होती है। उपभोग मांग परिवार की आय अथवा उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। हमारी अर्थव्यवस्था में अर्जित की गई संपूर्ण आय खर्च नहीं की जाती। आय का वह भाग जो उपभोग नहीं किया जाता है बचत कहलाता है, और बचत की मात्रा बचत करने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब है वो टोटल एक्सपेंडिचर जो एक हाउसहोल्ड द्वारा, एक परिवार द्वारा किया जाता है कुछ सर्विसेज और गुड्स को खरीदने में। तो अगर एक परिवार कुछ खर्चा कर रहा है या टोटल खर्चा जो कर रहा है सामान खरीदने में, तो सर्विसेज खरीदने में, तो वो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जो इनकम है और कंजम्पशन जो होती है उनमें एक पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि अगर परिवार की इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करता है। अगर इनकम घटती है तो कंजम्पशन जो है वो भी क्या होता है, घटता है। तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा टोटल एक्सपेंडिचर जो परिवार द्वारा किया जाता है सामान और सर्विसेज खरीदने में एक पीरियड के अंदर। नेक्स्ट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे निजी विनियोग भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट refers to the expenditure that increases the stock of capital asset such as plant, equipment, factories, houses, etc. Thus, the investment expenditure refers as the total expenditure incurred by all the private firm on capital goods. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है वो एक्सपेंडिचर जो एक फर्म द्वारा किया जाता है कुछ असेट्स खरीदने में, कुछ कैपिटल गुड्स खरीदने में। तो ऐसे खर्चे जो फर्म द्वारा किए जाते हैं कुछ कैपिटल गुड्स खरीदने में, तो उसे हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट डिमांडेड। हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जनरली लोअर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इन्वेस्टमेंट जो है वो उसके अंदर एक नेगेटिव रिलेशन होता है। जितना इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा उतना लोअर इन्वेस्टमेंट होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम आई से डिनोट करते हैं, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम फॉर्मूले में पुटअप कर रहे हैं तो उसे हम आई लिखेंगे। नेक्स्ट है जो कि है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम हिंदी में सरकार द्वारा व्यय बोलते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है द एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सोसाइटी इज नोन एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वो खर्चे जो सरकार द्वारा किए जाते हैं कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स खरीदने में और लोगों को पहुंचाने में वो गुड्स को, ताकि वो लोग जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सके और सोसाइटी का बेनिफिट हो सके। तो ऐसे खर्चे गवर्नमेंट द्वारा जो किए जाएंगे उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। जनहित के कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा वस्तुएं एवं सेवाओं की मांग की जाती है, जैसे सड़क, रेल आदि। इन सब की व्यवस्था के लिए सरकार कुछ खर्चे करती है और सरकार द्वारा किए गए ये खर्चे जो हैं वो सरकारी व्यय या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो अगर कुछ गवर्नमेंट कुछ परचेज कर रही है कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स ताकि वो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, तो वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है या सरकारी व्यय कहलाता है। नेक्स्ट है जो कि है नेट एक्सपोर्ट, जिसे हम X-M के नाम से भी या शॉर्ट फॉर्म से भी जान सकते हैं। नेट एक्सपोर्ट को हम हिंदी में शुद्ध निर्यात भी बोलते हैं। Export refers to demand for domestically produced goods by the rest of the world. Import refers to the demand by a resident of the goods produced abroad. Export का मतलब है कि हम अपनी चीज़ें बाहर पहुंचा रहे हैं उन लोगों को जिनको हमारे सामान की ज़रूरत हो। और इम्पोर्ट का मतलब है अगर हमें कोई सी चीज़ दूसरी कंट्री की हम
अगर दूसरी कंट्री की कुछ सामान हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं, वो कंट्री से हमारी कंट्री में बुलवाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब हमारा सामान दूसरी कंट्री में जाना, और इम्पोर्ट मतलब दूसरी कंट्री का सामान हमारी कंट्री में आना। तो नेट एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, इन दोनों का ही यूज़ करते हैं। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स थे जिसको हम यूज़ करके एग्रीगेट डिमांड जो है एक इकोनॉमी की, वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं समग्र मांग का व्यवहार। तो एग्रीगेट डिमांड का क्या बिहेवियर है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो हम देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। वी अज्यूम अ क्लोज इकोनॉमी विथ नो गवर्नमेंट, सो the aggregate demand here will compromises of two component only, that is C and I, जिसको हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो एग्रीगेट डिमांड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। रोजगार और हमारी जो आय होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है या निर्भर रहती है। तो अगर हम एक क्लोज इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चले तो उस टाइम पे जो एग्रीगेट डिमांड है उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, या जो कुल मांग है उसके दो कंपोनेंट होंगे, जो कि है सी और आई। सी का मतलब है यहाँ पर कंजम्पशन और आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। There is generally a direct positive relationship between income and level of expenditure. एग्रीगेट डिमांड जो है एक्चुअली वो आपके दो कंपोनेंट के ऊपर कंप्रोमाइजेस है, जो कि है कंजम्पशन और आपका इन्वेस्टमेंट। जो एग्रीगेट डिमांड है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम में और लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर में। जैसी आपकी इनकम होगी वैसा आपका खर्चा होगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है या डायरेक्ट संबंध होते हैं। हेंस कंजम्पशन राइजेस वेयर इनकम राइजेस। यहाँ सी का मतलब है कंजम्पशन, वाई का मतलब है इनकम। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन या खपत भी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट। जो हमारा निवेश वाला खर्चा है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। हेंस एज इट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। क्योंकि ये एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है जिसे हम हिंदी में स्वायत्त निवेश बोलते हैं। और एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है, जिसका कोई इनकम लेवल से रिलेशन नहीं होता। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इंडिपेंडेंटली किया जाता है, जिसके अंदर इनकम लेवल जो है उसका कोई मतलब नहीं होता। तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो दो कंपोनेंट से बनता है। सबसे पहला है, या वो दो कंपोनेंट पे डिपेंड होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट संबंध होता है इनकम में और लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर में, मतलब आय में और हमारे खर्चे की जो भी हो रहे हैं उसके अंदर। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे ही हमारा कंजम्पशन जो है, खपत जो है वो भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहलाता है जिसका कोई भी इनकम लेवल से मतलब नहीं रहता। एग्रीगेट डिमांड को हम एक शेड्यूल के रूप में या एक तालिका के रूप में भी समझ सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक टेबल बना हुआ है या शेड्यूल बना हुआ है, जिसके अंदर वाई मतलब इनकम, आय जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, सी का मतलब है कंजम्पशन या जिसे हम उपभोग या खपत बोलेंगे, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट जिसे हम हिंदी में विनियोग बोलेंगे, और एग्रीगेट डिमांड हम उससे निकालेंगे। एग्रीगेट डिमांड निकालने का क्या तरीका है, तो हम अपनी कंजम्पशन को इन्वेस्टमेंट से प्लस कर देंगे तो वो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। जब इनकम 0 थी तो उस टाइम पे कंजम्पशन 20 था और इन्वेस्टमेंट हमारा हमेशा हर लेवल पे कांस्टेंट रहेगा, मतलब 10। तो इनकम भले ही 0 है लेकिन हम क्या करते हैं, हम कंजम्पशन तो करेंगे, हमें क्योंकि ज़िंदगी चलाना है तो हमें कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना ही होगा। तो हम किसी से भी उधार लेके या कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट करके कुछ ना कुछ खरीदेंगे कंजम्पशन करने के लिए, कुछ ना कुछ खाने के लिए खरीदेंगे। तो भले ही इनकम 0 होगी तो भी कंजम्पशन हमारा कुछ ना कुछ तो होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में इनकम 0 है
कंजम्पशन 20 है, इन्वेस्टमेंट हमारा 10 है, तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा जो कि है 30। सेकेंड केस में या सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ है जो y है वो 20 है। जब हमारी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई तो हमारा कंजम्पशन भी 20 से 25 हो गया। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा, तो 25 प्लस 10 इक्वल्स टू 35। एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? 35। इनकम और थोड़ी बढ़ गई, 40 रुपए हो गई, सॉरी करोड़ में है अमाउंट, नीचे टेबल में लिखा हुआ है कि अमाउंट जो है करोड़ में है, तो 40 जो है इनकम हो गई, 40 करोड़ इनकम हो गई पूरी इकोनॉमी की। तो उस टाइम पे कंजम्पशन लेवल पूरे इकोनॉमी का क्या हो गया? 30 करोड़। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। और इन्वेस्टमेंट जो हमारा 10 ही था, तो 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। 60 करोड़ इनकम हो गई इकोनॉमी की, तो कंजम्पशन 35 करोड़ हो गया। ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं? हमारा एग्रीगेट डिमांड निकाल सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम में और एक कंजम्पशन में। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम हमारा कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ाते हैं। अगर इनकम जो है इकोनॉमी की वो कम होगी तो कंजम्पशन लेवल भी इकोनॉमी का कम होगा। लेकिन अगर जैसे जैसे आय जो है बढ़ती जाएगी तो कंजम्पशन लेवल जो है इकोनॉमी का वो भी बढ़ते जाएगा। और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा। तो जो भी हमारा कंजम्पशन होगा C और जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा जो कि ये I, अगर हम उसे प्लस कर देते हैं तो वो दोनों फिगर को प्लस करने के बाद हमारा एग्रीगेट डिमांड निकल जाएगा। अगर हम इसी टेबल को देख के ये समझे कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो उससे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमेशा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस करके निकलेगा एक क्लोज इकोनॉमी में। हमेशा पॉजिटिव कंजम्पशन भी रहेगा ज़ीरो इनकम के टाइम पे भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम नहीं है तब भी कुछ ना कुछ लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर को कोई भी इंसान अवॉइड नहीं कर सकता। वो कहीं ना कहीं से कुछ बोरो करके, कुछ मैनेज करके वो पैसे लेगा ताकि कुछ वो खरीद सके अपने कंजम्पशन के लिए। तो भले ही इनकम ज़ीरो है लेकिन तब भी जो कंजम्पशन है वो पॉजिटिव रहेगा। इंक्रीज इन कंजम्पशन विथ इंक्रीज इन इनकम, हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन है या उपभोग जो है वो भी हमारा बढ़ेगा। आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं साइड में, जिसके अंदर दो एक्सिस बनी हुई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में इनकम को प्लॉट किया गया है और वाई एक्सिस में एग्रीगेट डिमांड को प्लॉट किया गया है। अगर आप एक बार टेबल में फिर से जाएंगे, अगर आप टेबल देखेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग एक ग्राफ को प्लॉट किया गया है। सबसे पहले जो है कंजम्पशन लेवल को प्लॉट किया गया है, जहाँ पर कंजम्पशन पहले 20, 25, 30, 35, 40 और 45 था। तो जो एक लाइन है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। उसके बाद हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो भी 30, 35, 40, 45, 50 और 55 था। तो उसको भी हम देख सकते हैं कि वो भी लाइन जो है ग्राफ की वो भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो इससे हमें ये पता कर सकते हैं कि जो इनकम है अगर वो हमारी बढ़ती है तो उस टाइम पे हमारा कंजम्पशन लेवल जो है वो भी बढ़ेगा, प्लस हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होगा इकोनॉमी का वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है जो रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड वाई, वाई का मतलब है यहाँ पर इनकम। तो हमारी जो कुल मांग है और आय जो है उसके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो हम इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग समझेंगे। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ यहाँ पर दिख रहा है जहाँ पर वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड लिखा है जो कि है एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एक्स एक्सिस में हमने वाई को प्लॉट किया है जो कि है इनकम। अगर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ में आपको एक जीरो से लेकर एक लाइन जा रही है जो कि ये वाई, वो हमारी इनकम का ग्राफ है। इनकम पहले हमारी जीरो थी, फिर 20 हुई, फिर 40, फिर 60, 80 और 100। तो ये ग्राफ जो है एक 45 डिग्री का लाइन बना रहा है। और उसके बाद आप एक और देख सकते हैं एडी, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है, जो 30 से चालू हुआ है, 35, 40, 45, 50 और 55। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा जो
एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या हुआ, बढ़ते गया। आप देख सकते हैं ये ग्राफ में आपको एक छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा है जिसे यहाँ पर ई नाम से डिनोट किया है। जो ई पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि इस कंडीशन पे इनकम जो है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। मतलब एग्रीगेट डिमांड और हमारी जो आय है, कुल मांग और हमारी जो आय है वो बराबर है। यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है। बिफोर ई मतलब ई इक्विलिब्रियम पॉइंट के पहले अगर आप नीचे देखेंगे तो उस टाइम पे कंडीशन क्या है कि हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो इनकम है उसकी वैल्यू कम है। तो यहाँ पर हमारा एग्रीगेट डिमांड इनकम से ज़्यादा है, लेकिन ई पॉइंट के बाद हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है इनकम से कम है। मतलब हमारा एग्रीगेट डिमांड कम है और इनकम का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होता है जैसे जैसे हमारी इनकम जो है इंक्रीज होती है। लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड जो है इनकम से ज़्यादा होती है तो कंजम्पशन इज डन आउट ऑफ पास्ट सेविंग। इसका मतलब है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड इनकम से ज़्यादा है तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि हमने जो भी कंजम्पशन किया है, जो भी खपत की है या जो भी हमने उपभोग किया है वो हमारे पुराने कुछ बचत से की होगी। लेकिन जब एग्रीगेट डिमांड इनकम से कम होता है, इसका मतलब इनकम हमारी ज़्यादा होती है एग्रीगेट डिमांड से, तो उस टाइम पे हम ये अज्यूम करते हैं कि अब लोगों ने अपनी सेविंग करना चालू कर दी है अपने इनकम से और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो कंजम्पशन है वो कर रहे हैं।